रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये खौफनाक हक़ाइक़ हैं इसके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बलूचिस्तान का एक वस्ती ज़िला है सोराब। यहाँ पे एक हौलनाक वाक़या हुआ जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पे सिविलियंस जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन मकामी मीडिया से आ रही है या कासिम सूरी साहब ने बताई या दीगर कुछ लोगों ने जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है उन्होंने बताई, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से एक फिजाई हमला किया गया जिसके नतीजे में जो लोग जाँ बहक हुए उनमें 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 मर्द शामिल हैं। और इनमें बच्चे जो हैं वो दूध पीते बच्चे भी हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर आप ये तस्वीर और वीडियो में आपको दिखा पाता तो आपका दिल दहल जाता। ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है, बड़े हौलनाक मनाजिर हैं जो उसके मैं देख रहा हूं और ये बड़े तकलीफ देह मनाजिर हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि मौक़िफ़ किसका क्या है और ये किया क्यों गया और ये वजह क्या बनी। देखिए, इसमें जो एक स्टेटमेंट है वो तो वज़ीर आला बलूचिस्तान का है। सरफराज बुगटी ने कहा कि सोराब में 18 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तहसीन है। वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली अफसोस है। और जो ये बात की पहले सरफराज बुगटी ने, उसमें उन्होंने एक अलग तरह का स्टेटमेंट दिया, लेकिन फिर जब DGISPR का स्टेटमेंट आया वो किसी और तरह का आया। वो ये कहते हैं कि सोराब में बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी तैयार की जा रही थी और ये धमाके से तबाह हो गई गाड़ी और इसमें 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हो गए। अब ये वो इब्तदाई इतलात हैं जो अलग अलग ज़राए से दी गई हैं, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो 28 लोग हैं जो अब तक जाँ बहक हुए हैं, 17 लोग हैं वो जख्मी हुए हैं और अवाम बड़ी तादाद में निकलकर बैठ गई है, लाशें रख कर सोराब रोड के ऊपर। वहां पे सोराब के इलाके में जो मेन रोड है उसे सोराब मेन चौक कहते हैं, वहां पे लाशें रखकर लोग बैठ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे, बलूचिस्तान की हुकूमत ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और वहां सारी रात अब कर्फ्यू रहता है। लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है और इस मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त तक ये कर्फ्यू जारी रहे जब तक कि 14 अगस्त के प्रोग्राम नहीं हो जाते। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 28 पाकिस्तानी शहरी जो बलूचिस्तान से हैं वो शहीद हुए। उनमें 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 सिविलियन मर्द शामिल हैं। अब इसमें पहले कुछ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि क्वाड कॉप्टर के जरिए से दहशतगर्दों पे हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में कुछ सिविलियन भी मारे गए। तफसीलात अभी आ रही हैं। DGISPR ने एक अलग तरह का मौक़िफ़ दिया कि वो खुद ही धमाका हो गया, वो खुदकुश बम्बार वाली गाड़ी तैयार कर रहे थे। जबकि जो सरफराज बुगटी हैं उन्होंने एक और दावा किया कि जनाब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई ऑपरेशन किया और बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। तो एक्चुअली ये हुआ क्या, जो मकामी लोग ये बताते हैं और जो मकामी सियासतदान हैं उन सबका ये कहना है कि ये जेट तैयारों के साथ हमला किया गया और यहां पे बमबारी हुई, उसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं। ये बड़े हौलनाक मनाजिर हैं। मैंने इस तरह के मनाजिर मैंने गजा में देखे थे, यानी वो एग्जैक्टली मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा था, मट्टी से हटे हुए जिस्म। और बहुत, अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि दर्द की कोई सरहद नहीं होती। गजा के मलबे में दबे मासूम ख्वाब हों या बलूचिस्तान की वादियों, घरों, चौक चौराहों, झोंपड़ियों में बिखरी हुई लाशें, दर्द हर जगह एक ही जुबान बोलता है। किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी बहन की आंख अपने प्यारे की राह तकती रहती है और किसी के बच्चे के हाथ में खिलौने की बजाय खौफ रह जाता है। ये सिर्फ घरों के उजड़ने का दुख नहीं है, ये इंसानियत के जख्मी होने का नोहा है। काश दुनिया इन आंसुओं की आवाज़ सुन सके। काश हर मजलूम के लिए अमन, इंसाफ और जीने का हक सिर्फ एक ख्वाब ना रहे। जो सनाउल्लाह बलोच हैं, सेनेटर बलूचिस्तान से, वो क्या कहते हैं, MP भी रहे, सेनेटर भी। वो ये कहते हैं कि सोराब के अलमनाक वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का उन्होंने इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से सवाल करना चाहिए कि आखिर अपने ही शहरियों के खिलाफ जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल की नौबत क्यों आ रही है। अब ये वहाँ के जिम्मेदारान कह रहे हैं, अहम तरीन लोग कह रहे हैं कि ये फ़िज़ाई हमला किया गया जेट तैयारों या हेलीकॉप्टरों से
जिसके नतीजे में सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं। उन्होंने कहा रियासत अपने ही लोगों से मुसलसल दस्तों गिरबान रहने की बजाय एतमाद का रिश्ता कायम करे और चेक पोस्टों, बंदूकों और निगरानी पर इन्हिसार कम करे। सोराब वाकये को किसी बयानिए के जरिए छुपाने की बजाय आला सतह पर तहकीकात करवाई जाए और हकायक अवाम के सामने लाए जाएं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के जख्मों पर नमकपाशी के बजाय वाकये की शफाफ तहकीकात जरूरी हैं। ये जनाब सलाउल्लाह बलोच साहब का स्टेटमेंट है, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी जो महरंग बलोच हैं जिनको जेल में बंद किया हुआ है, उनकी जो पार्टी है या बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है वो ये कहती है कि बलोच अवामी आबादियों पर बमबारी करना और फिर शहीद होने वालों को दहशतगर्द कहना इंतहाई शर्मनाक अमल है। गैर संजीदा बयानात से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि 4 साला मासूम बच्चों के जनाजों पर रियासती इदारों को जरा बराबर भी अफसोस नहीं है। सोराब गदर में पेश आने वाला वाकया रूह को झंझोड़ देने वाला वाकया है। खून आलूद कफन सड़क पर एहतजाज करने पहुंचे तो पूरा रियासती मीडिया बयानियां गढ़ने के लिए उन्हें दहशतगर्द करार दे रही है। बच्चे तो दहशतगर्द नहीं हो सकते ना, खवातीन तो दहशतगर्द नहीं हो सकती। एक छोटा बच्चा बहुत मासूम जो सही तरह से चलता भी नहीं है वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक इतना छोटा बच्चा जो कभी स्कूल भी नहीं गया वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक औरत जो अपने घर के अंदर रहती है, चादर और चार दीवारी के अंदर रहती है, अपने घर के काम निपटाती है, बच्चों को पालती है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकती है? एक आम आदमी जिसको अपने बच्चों का पेट पालने से फुर्सत नहीं है वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। एक जुमला पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर नहीं बोल रहा, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया भी ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं वो तमाम इस वाक़े को रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे इसको ज्यादा से ज्यादा उठाएं ताकि आइंदा के लिए ऐसे कत्ले आम से पहले 10 दफा सोचा जाए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने इस वाकये को अलग अलग तरह से बयान किया जिससे इस बात को क्लियर किया जा सकता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग लाशें सड़क पर रख के बैठे हैं तो वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया कि वहां पे अब कोई जाएगा ही नहीं, हम किसी को वहां पे जाने ही नहीं देंगे। नाज़रीन, ये आप देखें ना, इसहाक डार का स्टेटमेंट। एक अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ बहरा अहमर में जिसको रेड सी कहते हैं आप, जहां पे हौसी हमला कर देते हैं उन बहरी जहाजों के ऊपर जो सऊदी अरब से निकलते हैं। तो इसहाक डार उसके बारे में कहते हैं कि बड़ी तशवीश है मुझे उस हमले पे। मालूमात के मुताबिक 3 पाकिस्तानी शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं जबकि एक जख्मी हुआ है। हम गमज़दा खानदानों से दिली ताज़ियत करते हैं। और वो कहते हैं पाकिस्तान गैर जंगजू तजारती जहाज पर हौसी हमले की शदीद मजम्मत करता है, बेगुनाह इंसानों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। देखें, हौसियों से अब पाकिस्तान ने लड़ाई करनी है, ये हम सब जानते हैं। वो इसलिए कि सऊदी अरब की हौसियों के साथ लड़ाई है और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा है और हौसियों को दहशतगर्द कहा जाता है, लिहाजा हौसियों के साथ तो अब लड़ाई करनी है पाकिस्तान को, ये हम सबको आइडिया है। तो वहां इसहाक डार साहब को नजर आ गया, पाकिस्तान के वजीर खारजा को, कि वहां 3 पाकिस्तानी शहीद हुए, लेकिन ये जो 28 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए जिनमें बच्चे और खवातीन भी हैं, ये उनको नजर नहीं आया क्योंकि यहां पे जो हथियार इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, किसी और ने नहीं किया। बीएनपी अख्तर मेंगल साहब की जो पार्टी है उसने 16 तारीख को पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल का ऐलान किया इस वाकये के खिलाफ, जबकि BYC ने, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने, आज के दिन में एहतजाज का और बलूचिस्तान के अंदर भरपूर एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया है। अब नाज़रीन, ये है वो अफसोसनाक खबर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी बलूचिस्तान से। आज का दिन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए अहम है आज का दिन कि इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए आज सुहेल आफरीदी ने और पार्लियामेंटेरियंस ने, सब ने जो फैसला किया वो ये था कि सारे के सारे आज जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और उनसे मुलाकात की कोशिश करेंगे। और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसके बाद फिर वहां पे वो मुजामत करेंगे। और जो ऐलान किया था वो ये किया था कि पूरे पाकिस्तान को फिर हम बंद करेंगे रात के वक्त और पाकिस्तान के हर चौक में एहतजाज किया जाएगा, हर चौक में डी चौक बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मुलाकात की इजाजत दी जाती है या नहीं, और अगर इजाजत दी जाती है तो जेल से क्या खबर निकलती है। अगर इजाजत नहीं दी जाती तो क्या अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रात को पूरा जोर लगा के पाकिस्तान भर के अंदर एहतजाजी एक हिकमत अमली अपना सकती है
ये चीजें भी हमें भी नजर आ जाएंगी थोड़ी देर में। जो नाम दिए गए मुलाकात के लिए, उसमें पहला नाम है सुहेल अफरीदी का, दूसरा शाहिद खटक का, तीसरा मीना खान का, चौथा नाम है शफी जान का, पांचवा शफकत अयाज का और छठा नाम है अब्दुल सलाम अफरीदी का। ये नादरीन 6 नाम दिए गए हैं क्योंकि अदालत का हुक्म था कि 6 लोग मिल सकेंगे इमरान खान साहब को हर जुमेरात को। तो ये 6 नाम दे दिए गए हैं जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएंगे। एक और ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। वो ऐलान उन्होंने ये किया कि अब तक जो लोग इकट्ठे हुए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के प्लेटफॉर्म पे, जो नौजवानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, अब तक 5,30,000 नौजवान इसके अंदर शामिल हो गए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स में। अगर तो इसमें 5,30,000 नौजवान शामिल हो गए हैं तो ये तो तादाद ठीक तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक बताया गया था कि 60,000 नौजवान है। अब अगर हफ्ते डेढ़ के बाद ये 5,30,000 है तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि 27 सितंबर आने तक इनकी तादाद 20-25 लाख तक भी हो सकती है। और इतने बड़े पैमाने पर अगर नौजवान रजिस्टर्ड हो जाते हैं और फिर वो निकलते हैं बारी बारी एहतजाज करने के लिए और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं, तो फिर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। देखिए, आजाद कश्मीर में जो लोग हैं उनकी तादाद को बहुत बड़ी नहीं है, यही उनकी वैसे ही आबादी बहुत कम है। 45 लाख की टोटल आबादी है, उसमें से भी सिर्फ एक इलाके के लोग हैं मुख्तलिफ एरिया से आके, वो एक जगह पे 10-15 हज़ार लोग हैं, एक जगह पे 20,000 लोग हैं, वो जो अलग अलग जगहों पे वो एहतजाज करते हैं। तो वो टोटल 50-60 हज़ार लोगों ने मुसीबत डाली हुई है। ज्यादा होते हैं तो वो बहुत बड़ी तादाद में भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो कम होते हैं तो फिर भी वो 20-25 हज़ार लोग तो रहते हैं, 10 हज़ार तो रहते ही हैं एक आधी जगह पे। तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में लाखों नौजवान इकट्ठे कर पाए तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए वाकई ही मुसीबत बन जाएगी, जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। बलूचिस्तान की नादरीन हम बात कर रहे थे ना, ये देखें एक और खबर बलूचिस्तान से। ये खबर देखें, आप अपना सर पीटेंगे कि ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। ये देखें आप, ये एक बुजुर्ग हैं, ये आपको नजर आएंगे इस तस्वीर में। ये देखें, इनको लोग हाथ में ला रहे हैं, छोटी सी वीडियो है, ये जरा देख लें आप। इनकी उम्र 70 साल है। ये गवर्नर है बलूचिस्तान के, शेख जाफर खान मंदोखेल। शेख जाफर खान मंदोखेल साहब जो हैं, ये 70 साल इनकी उम्र है, बलूचिस्तान के ये गवर्नर हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूथ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026। यानी 2026 का जो समिट हो रहा है नौजवानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भिजवाया गया किसे? 70 साल गवर्नर बलूचिस्तान को। है ना मजे की बात। पूरे पाकिस्तान में कोई नौजवान नहीं मिला जो यूथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर नुमाइंदगी करता पाकिस्तान की। जो प्रोग्राम है वो यूथ का है और 70 साल बाबा जी गए हुए गवर्नर साहब, क्योंकि उन्हें सैर कराना मकसद था। तो नाज़रीन, ऐसे ही बंदरबांट की है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ना, कभी सही बंदे को सही काम पे आने ही नहीं दिया। जानबूझकर उन्होंने हमेशा ये किया। उन्होंने कहा ठीक बंदा ठीक जगह पे आएगा, वो लगेगा, वो सवाल करेगा, वो पूछेगा ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, हम क्या जवाब देंगे। वो कहते हैं उठाओ नालायक आदमी को लगाओ, जिस बंदे का जो काम है उससे नहीं करवाना, किसी और बंदे से करवाओ, ताकि कोई सवाल ही ना करे, पूछे ही ना कि गलत क्या और सही क्या है। 70 साल के बाबे को उठा के भेज दिया, और भेज दिया कहां पे? यूथ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है 2026 का, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पे भेज दिया। और वो भी मुंह उठा के चल दिए, उनको भी शर्म नहीं आई कि मैं कहां जा रहा हूं। ये है जनाब पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल। नादरीन, ये एक और इंसिडेंट हुआ, आमिर मुगल साहब के घर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आमिर मुगल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं में से एक हैं, और ये बड़ी मुश्किलात में है। मैं इनके बारे में ज़ाती तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूं कि इन्होंने बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। उनकी बड़ी कामयाबी है। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके जरिए से इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन आमिर मुगल ने जिद पकड़ी हुई है कि मैंने गिरफ्तार नहीं होना, मैंने नाक में दम करके रहना। अब जब भी कभी इस्लामाबाद आने का या एहतजाज करने का कोई ऐलान होता है ना, तो सारी एजेंसियां लग जाती हैं इस चक्कर में कि आमिर मुगल को पकड़ लो, क्योंकि ये इस्लामाबाद का सबसे एक्टिव लोगों में से एक आदमी है।
اسلام آباد کے اندر جب بھی احتجاج ہوتا ہے نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, اس میں ایک بڑا کردار عامر مغل کا بھی ہوتا ہے. بہت سارے اور لوگ بھی کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں باقی لوگ کام نہیں کرتے, لیکن عامر مغل کا باقاعدہ ہر مرتبہ رول ہوتا ہے اور وہ اثر ڈالتا ہے, وہ فرق پیدا کرتا ہے. اس لیے ان کی خواہش ہے کہ ہر حال میں اس سے پہلے کہ احتجاج شروع ہو, عامر مغل کو کسی طرح گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے, اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے. جناب ان کے گھر کے اوپر ریڈ مارا اور ان کے صوفے کی گدیاں اکھاڑ دیں, کرسیاں اور دروازے توڑ دیے, فریج کھول دیا وہ بھی توڑ دیا, شیشے توڑ دیے. یعنی عامر مغل کی شیشوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے یا گدیوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے, یہ چیزیں آپ کیوں توڑتے ہیں؟ یہ چیزیں پتہ کیوں توڑتے ہیں؟ صوفے توڑتے ہیں, فرنیچر توڑتے ہیں, میزیں توڑتے ہیں, فریج توڑتے ہیں, گھر کے شیشے باقی چیزیں سکرینز توڑ دیتے ہیں. کیوں توڑتے ہیں پتہ ہے؟ یہ اس لیے توڑتے ہیں تاکہ اگلے بندے کا اتنا نقصان ہو جائے کہ وہ ڈر جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے اس لڑائی سے. کیونکہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا زیادہ تر, عامر مغل بھی مڈل کلاس کا آدمی ہے, کوئی بہت امیر آدمی تو نہیں ہے. تو اب یہ جو نقصان ہوا ہے بیچارہ کیسے بھرے گا, کیسے بھرے گا؟ عام آدمی کو چیزیں بنانے میں بہت لمبا عرصہ لگ جاتا ہے. عامر مغل نے خود بتایا کہ کوئی لیڈی اہلکار نہیں تھی, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, توڑ پھوڑ کیا گیا, ہمارے اس کے گھر میں جو کتے ہیں ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا اور 2-3 فائر بھی کیے گئے کتوں کو چپ کروانے کے لیے, ان کو ڈرانے کے لیے. پھر خول اٹھا کے ساتھ لے گئے, ڈی وی آر اتار کے ساتھ لے گئے, عامر مغل کو گالیاں دیتے رہے اور قتل کر دے کی فیملی کے سامنے دھمکیاں دیتے رہے, سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے. موبائل فون بھی ساتھ لے گئے, موٹر سائیکلیں 2 گھر میں کھڑی تھی وہ بھی چوری کر کے ساتھ لے گئے. تو عامر مغل کہتا ہے جی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میرے گھر پہ اب تک کتنے اٹیک کتنے حملے ہو چکے ہیں. یہ ہے ناظرین صورتحال. اور یہ آپ کو پتہ نا پنجاب میں ہو یا اسلام آباد میں ہو, فسطائیت اسی طرح اپنے عروج کے اوپر ہے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستانی ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ناظرین یہ محمد حسین کے بارے میں جو خبر میں نے آپ کو دی تھی نا, وہ جو نوجوان قتل ہو گیا جس کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ مبینہ طور پہ جی ایچ کیو میں داخل ہو کے وہاں پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانا چاہتا تھا اور وہاں پہ یہ کوئی پستول لے کر گھس گیا تھا اور یہ چاہ رہا تھا کہ یہ قتل عام کر دے اور جا کے پی ٹی آئی کا جھنڈا جی ایچ کیو میں لہرا دے. یعنی الزامات تو اسی قسم کے ہیں اس کے اوپر. اس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی, سب سے پہلے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ ذہنی طور پہ ایک مریض آدمی ہے, نارمل نہیں ہے. اب یہ بی بی سی نے بھی خبر دی ہے, انہوں نے بھی تصدیق کی اور آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ نفسیاتی مرض کا شکار تھا بلکہ 3-4 سال سے بہت دباؤ میں تھا, بڑی پریشانی میں تھا اور وہ دوائیاں بھی استعمال کر رہا تھا. اس کی دوائیوں کی تفصیلات بھی آ چکی ہیں, جبکہ اس کی فیملی نے کہا کہ وہ ہر طرح کا تعاون کریں گے, اس معاملے کی مکمل تحقیقات کروائی جائے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا کہ اس کی تحقیقات کروائیں. اب ناظرین معیشت کے اوپر بہت ساری خبریں ہیں, یہاں ان کے ساتھ جڑتی نہیں ہیں, لیکن میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ معیشت کے حوالے سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ کس کی مہربانی ہے. اور یہ جو نیا جھٹکا ہمیں لگا بہت بڑا, یہ جھٹکا ہمیں کہاں لے کر جائے گا. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.